अस्सलाम वालेकुम। अभी हम CSS 2024 के जो GSA का एबिलिटी का पोर्शन था, मैथ का पोर्शन था, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसका जो पार्ट ए था, उसमें बोला था कि इफ़ सम ऑफ द फोर नंबर इज़ 105 व्हेन 3 इज़ एडेड टू अ नंबर then twice of another number, 5 times of third number and fourth number becomes equal to each other. What are these number in ascending order? अब इसका कुछ यूँ तरतीब बन रहा है। वो कहते हैं कि लेट फोर नंबर बी A, B, C एंड D। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो फोर नंबर है वो A, B, C और D हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अगर पहले वाले में हम 3 ऐड कर दें, फिर सेकंड का जो को ट्वाइस कर दें, फिफ्थ को हम 5 टाइम्स कर दें और फोर्थ को एज इट इज रहने दें, तो ये सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, नाउ टू कन्वर्ट ऑल द नंबर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ए। हम तमाम नंबरों को अगर हम ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, मतलब ये है कि देखें 2b जो है ना वो हमारे पास a+3 के बराबर है, तो 2b को a+3 के हम इक्वल में रखते हैं और b को इसी तरफ रहने देते हैं, 2 को इस तरफ लाते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, तो b हमारे पास किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, b इज इक्वल टू a+3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो b हमारे पास a के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास देखें 5c भी हमारे पास इसी a+3 के बराबर है, तो 5c को मैं a+3 के बराबर रखता हूँ, c को इधर रहने देता हूँ, 5 को इस तरफ लाता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा a+3 डिवाइड बाई 5, तो c भी मेरे पास a के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखता हूँ d क्या है, d भी देखें, d इज इक्वल टू a+3, वो भी a+3 के बराबर है, तो d इज इक्वल टू a+3, तो वो भी हमारे पास d भी हमारे पास a के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, वो ये बचता है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट सम ऑफ द फोर नंबर इज 105। अब इन तमाम चारों नंबरों को जब हम प्लस करते हैं तो 105 के बराबर आता है। हमारे पास वो चार नंबर हमने क्या सपोज किए थे, A, B, C और D, हमने इसको प्लस कर दिया। अब A का तो A ही आएगा, लेकिन B को हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, B को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। अगर आपको भूल गया तो ये हमने इसको इस तरह फॉर्म में एक्सप्रेस किया था पिछले वाले स्लाइड में। B हमारे पास आया था a+3 डिवाइड बाई 2, a+3 डिवाइड बाई 2 आया B। C हमने C को भी हमने A के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, C हमारे पास आया था a+3 डिवाइड बाई 5, वही आया हुआ है। D हमारे पास एज इट इज A के बराबर था, तो हमने a+3 के बराबर था, तो a+3 के बराबर हमने रखा हुआ, देखें यहाँ से, और हमारे पास ये 105 के बराबर आ रहा है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम बन रहा है 10, इसके नीचे एलसीएम लेके हमारे पास इसका कुछ यूँ एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं, जब आप करेंगे तो बहुत ही आसान है, कर सकते हैं एलसीएम लेना, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, जब हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो नीचे 10 आ रहा था, 10 को मैं इस तरफ ले आया, तो 105 को इसने 1050 बना दिया, 1050 बना दिया। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया और इससे मल्टीप्लाई होकर 1050 बना दिया इसको। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी ए के जो टर्म्स है उसको मैंने प्लस करके तो 27a बना दिया, जितनी भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स थी उसको मैंने प्लस कर दिया, वो उसने 51 बना दिया, और इस तरफ मेरे पास क्या पड़ा हुआ, 1050 पड़ा हुआ है, तो उसको मैंने इस तरह ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब नेक्स्ट क्या आता है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ पे प्लस में पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, और ये 27 इसी तरह नीचे आ जाएगा। 27 इज इक्वल टू ये माइनस होके तो 999 बना रहा है। ठीक है। अब 27a इज इक्वल टू 99, अगर वो 27 को इस तरफ मैं लाता हूँ, इस पर डिवाइड करता हूँ, तो a इज इक्वल टू 37, एक नंबर मेरे पास निकल आया 37। अब मैं इसको बारी बारी इनमें रखूंगा तो मेरे पास बाकी 3 नंबर्स भी आ जाएंगे। अब ए तो मेरे पास निकल आया। अब जो मैंने पिछले एक्सप्रेस किया हुआ था बी को इस फॉर्म में, तो यहाँ बी को फाइंड करने के लिए मैं ए की वैल्यू रखूंगा, प्लस कर दूंगा, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास बी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह जो सी मैंने एक्सप्रेशन बनाया हुआ था ए के फॉर्म में, ए की वैल्यू प्लेस करूंगा, प्लस करूंगा, डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी तरह डी का क्या था, यहाँ पे ए की वैल्यू रखूंगा, प्लस करूंगा 3 के साथ, और मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 40। अब ये तमाम वैल्यूज मेरे पास क्या आ गई, एक मेरे पास थी पिछले 37, 28 और 40, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो मेरे पास ये फॉर्मेट बना देगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट में वो कहते हैं फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। तो ये हमारे पास जो वर्ड बन रहे थे वो था एक्सट्रक्चर, वोल्केनो, कैटास्ट्रोफिक, ह्यूमैनिटी और नॉर्दर्न। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड्स इसका बन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी पार्ट है वो फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज बिलो। ये जो हमारे पास सारे सीरीज इसके हमने मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास सीरीज था वो 121, 11, 81 और 9। इसका क्या पैटर्न बन रहा है, इसका पैटर्न कुछ यूं बन रहा है कि जो ये वाला नंबर है ये इस नंबर को कैसे बनाएगा, अगर मैं 11 में से -2 करता हूँ, उसको पावर 2 लेता हूँ तो 81 बना देगा। ठीक है। फिर इस नंबर को भी मैं अगर इसी तरह देखें, अगर इस नंबर को 9 को मैं क्या करता हूँ, 9 में से 9 को मैं -2 करता हूँ और इसके पावर 2 लेता हूँ, 49 बना देगा। 121 कैसे बनाया, अगर इधर मैं 13 -2 करता हूँ, उसके पावर 2 लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि 121 बन रहा है। तो इसका सीक्वेंस कुछ यूं बन रहा है। ठीक है। 11, फिर इससे 2 कम करके 9, फिर इससे 2 कम करके 7, इस तरह हमारे पास, और इनके फिर जो हम स्क्वायर लेंगे
तो हमारे पास इसके जो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा, ठीक है। तो इसका सीरीज में जो हमारे पास मिसिंग नंबर है वो है 49, यहाँ पे 49 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास सीक्वेंस क्या कहता है, वो कहता है कि 100 है, 50 है, 25 है और मिसिंग नंबर है फिर 6.25 है। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो 2 पे डिवाइड हो रहा है। द पैटर्न इज ईच नंबर इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वन। तो मिसिंग नंबर हमारे पास 12.5 आ रहा है, ये तो आसान सा था। थर्ड है 4, 9, 64, 125, 12, 96। इसका जो सीक्वेंस कुछ यूं बन रहा है हमारे पास कि 2 को जब मैंने स्केयर कर दिया तो 4 बना दिया, फिर नेक्स्ट नंबर का भी जब मैंने स्केयर ले लिया, 3 का मैंने स्केयर ले लिया तो 9 बना दिया, फिर नेक्स्ट नंबर के लिए मैं फिर इसका क्यूब लेता हूँ 4 का तो 64 बना रहा है, अगले वाले का भी मैं क्यूब लेता हूँ 125 बना रहा है, फिर 6 जो है इसका मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास 1296 बना रहा है। 7 का भी मैं 4 पावर लूंगा तो हमारे पास ये वैल्यू बनाएंगे। इसके पैटर्न को जो बन रहा है, पहले 2 नंबर के ऊपर आप स्क्वायर लगाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 नंबर के ऊपर आप क्यूब लगाएंगे, नेक्स्ट 2 नंबर के ऊपर आप 4 लगाएंगे, नेक्स्ट 2 नंबर के ऊपर आप 5 पावर लगाएंगे, तो आपके पास इस तरह सीक्वेंस कंप्लीट होता जाएगा। जो लास्ट सीक्वेंस था और जो उन लोगों ने गलत दिया हुआ था, जो मैं कहीं से भी नहीं मिल रहा था, वो कुछ यूं था, यहाँ पे 2 दिया हुआ था उन लोगों ने, वहाँ पे यहाँ पे 5 दिया हुआ था जो कहीं से भी नहीं बन रहा था। इसका जो करेक्ट फॉर्मेट बनता है वो ये है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो 3 2 6, 6 2 12, इसी तरह डबल होते होते ये हमारे पास अपना सीक्वेंस कंप्लीट करेगा। तो इसका जो आखिरी हमारे पास मिसिंग नंबर आ रहा है वो 96 आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास सीक्वेंस के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास था इसका ये और पार्ट भी इसका था 44, 22, 66, 33, 132। तो ये सारे एक नंबर जो है ना, वो द पैटर्न इज ईच नंबर इज अल्टरनेट बिटवीन मल्टीप्लाइंग बाय 2। अगर आप ये नंबर इससे मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 44 बनता है, अगर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। ये सारे इसी तरह बन रहा है। ये जो आखिरी हमारे पास नंबर बनेगा वो मिसिंग नंबर वो है हमारा 66, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 6 का जो डी पार्ट है, उसको जो लास्ट पार्ट था वो था, इफ सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज 15 and sum of the 10th and the unit digit is 12, the difference of the unit digit from the 10th digit is equal to 2, what is the 3 digit number, ठीक है। अब इसको हम कुछ यूं सॉल्व करते हैं, let's donate the 3 digit number as A, B and C। 3 digit नंबर को मैंने A, B और C कह दिया। अब हमारे पास अगर हम उसको देखें, C जो हमारे पास ये यूनिट प्लेस पे पड़ा हुआ है, ये 10th प्लेस पे है, ये 100 पे है, इसी तरह अगर कोई और होता वो 1000 पे 10,000 इस तरह होता, ठीक है। वेयर ए इज द 100 प्लेस, ये ए 100 की जगह पे है, बी हमारे पास है 10th के प्लेस पे और सी है यूनिट प्लेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन में क्या दी हुई है, द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज 15। अगर इन तीनों डिजिट नंबर को प्लस करता हूँ, ए, बी और सी को प्लस करता हूँ तो हमारे पास 15 बनता है। आगे वो खुद हमें बता रहे हैं कि सम ऑफ द 10th एंड द यूनिट डिजिट, यानी कि 10th जो डिजिट है और जो यूनिट डिजिट है, मतलब है बी और सी का जो सम है वो 12 हमें दे रहा है, तो बी प्लस सी इक्वल टू 12। फिर वो खुद हमें बता रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है, बी और सी का जो डिफरेंस है, जो 10th और यूनिट डिजिट का जो डिफरेंस है वो हमें 2 बता रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक इक्वेशन बना के दी है। तो इन दोनों हमारे पास एक्सप्रेशन को जब मैं प्लस करता हूं तो क्या हो जाता है, मुझे नजर आता है कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ठीक है। ये प्लस सी माइनस सी आपस में कट जाता है, बी प्लस बी 2 भी बना रहा है और 12 प्लस 2 14 बना रहा है। बी की वैल्यू से मैं यहाँ से मैं निकालता हूँ 7 आ जाता है। अब बी की वैल्यू निकल आई तो इसको मैं इस बी की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ इसमें प्लेस करता हूँ तो मेरे पास सी की वैल्यू भी निकल आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए बी प्लस सी प्लस 12 है, बी की वैल्यू मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया तो बी 7 था प्लस सी 12, तो 7 को इस तरफ मैं लाता हूँ तो सी की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाती है। अब मेरे पास बी की वैल्यू भी निकल आई, सी की वैल्यू भी निकल आई, तो मैं इसको इस एक्सप्रेशन के अंदर रख के बी और सी की वैल्यू रखकर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि मेरे पास क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। अब हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ क्या आ गया, ए, बी और सी। तो ए क्या 3 है, 7 है और 5 है, तो क्या बन रहा है, 375 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या था, 375 था। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ यूं है, अ मैन ट्रैवल्स ओवर अ पाथ ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विद अ बेस एंड हाइपोटेनस 4 and 5 किलोमीटर, ठीक है। अब वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं कि उसका बेस जो है 4 किलोमीटर है, उसका हाइपोटेनस जो है वो 5 किलोमीटर है। आफ्टर कंप्लीट राउंड, वो कंप्लीट राउंड उसका लगाने के बाद ही कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन फॉर 6 किलोमीटर, फिर वो आगे इसी तरह चलता है 6 किलोमीटर, फिर वो 90 डिग्री पे टर्न करता है, फिर वो आगे चलता है 8 किलोमीटर। अब वो बताने कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे वो कितना दूर है। तो हम इसमें देखते हैं कि वो बंदा जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और वो यहाँ से ट्रेवल करना शुरू हो जाता है, ठीक है, आगे ऊपर जाता है, फिर वापस यहाँ पे आके यहाँ तक अपने पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब वो यहाँ पे रुकता नहीं है, कंप्लीट रोटेशन करने के बाद वो आगे मूव करता है, ठीक है, और ये जाके इस तरह नीचे आता है 6 किलोमीटर, ठीक है, और फिर इस तरह व्यू करता है 8 किलोमीटर, और फिर ये हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना, अगर वो यहाँ पे खड़ा है तो वो अपने इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर है, ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। इसको मैंने बोल दिया लोकेशन एफ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल बना रहा है और ये मेरे पास इसका हाइपोटेनस बन रहा है, तो मैं सिंपली इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, इज बेस स्क्वायर, ये बेस है मेरे पास, और परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास ये वो बना रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ सिंपली वैल्यू पुट कर दूंगा।
हाइपोटेनस का तो मेरे पास वैल्यू नहीं है, उसको मैंने एफ बोला हुआ है, एफ स्क्वायर बोला हुआ है, इस बाकी मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। फिर मैं हाइपोटेनस थ्योरम से उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो ये मेरे पास जो इधर स्क्वायर था, ये स्क्वायर को मैं यहाँ पे लाके तो हमारे पास वो स्क्वायर रूट बना देगा, और इनको दोनों को मैंने स्क्वायर ले लिया तो इस तरह बना देगा, इसको मैं प्लस कर दूंगा तो 100 बन रहा है। 100 को कैसे किस तरह हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे, अगर हम 10 का स्क्वायर ले लेंगे, 10 का स्क्वायर लेके हम इसको दो आपस में काट देंगे तो एफ की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। इसका मतलब इस बंदे की डिस्टेंस यहाँ से अपने इनिशियल पॉइंट से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये बंदा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो है हसन, अली, अकबर, नासिर एंड शाजिब आर classmates having different pocket money. Hassan's pocket money is 1/3 as much as of Ali, and Ali has 5 times as much as Akbar, and Akbar has thrice as much as Nasir, and Shahbaz get equal to Nasir and that of Ali. If they get rupees 8,000, then find the pocket money of each. ठीक है, अब सबकी उन्हें पॉकेट मनी निकालनी है। इसको मैं जरा सिंप्लीफाई करता हूँ। उसको हम यूँ बोलते हैं कि जो हसन की पॉकेट मनी है उसको मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूँ, अली को मैं ए से, अकबर को मैं ए के से, नासिर को एन से और शाहबाज जेब को एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हसन की जो पॉकेट मनी है अली के निस्बत में जो लोगों ने बताया हुआ है वो 1/3 ऑफ अली है। हसन की पॉकेट मनी 1/3 ऑफ अली है। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन 1 बना रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, जो अली की पॉकेट मनी है वो अकबर के उसमें वो 5 टाइम है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन 2 बना रहा है। इसी तरह अकबर की जो पॉकेट मनी है वो नासिर के कंपैरिजन में 3 टाइम है। ठीक है, अकबर की वो मनी जो है 3 टाइम है ऑफ नासिर है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन 3 बना रहा है। फिर नेक्स्ट शाजीब की जो पॉकेट मनी है वो नासिर के कंपैरिजन में बल्कि नासिर के बराबर है, जितना नासिर ले रहा है उतना ही शाजीब ले रहा है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन 4 बना रहा है। अब मैं क्या करता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, मैं इन तमाम ये देखो ये तो अकबर के भी नासिर के के रेफरेंस में और शाजीब के भी नासिर के रेफरेंस से, मैं इन बाकियों के भी नासिर के रेफरेंस से रिलेशन में ही लाता हूँ। ठीक है, नासिर के कंपैरिजन में वो कितने ले रहे हैं। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि मैं करूंगा इसमें जो रिलेशन 3 है उसको पुट करूंगा रिलेशन 2 के अंदर, 3 को उठा के इसमें 2 के अंदर पुट करूंगा। यहाँ पे भी अकबर है और यहाँ पे अकबर की वैल्यू है, अकबर की वैल्यू यहाँ पे जो 3n है उठा के यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a = 5 इसी तरह आ गया। ठीक है, अकबर की जगह पे मैंने क्या लिखा, a की जगह पे मैंने 3n लिखा, इसको जो 3n की वैल्यू है, तो मेरे पास 15n आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि अली की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 15n। अब अली के भी जो हमारे पास जो पॉकेट मनी ले रहा है वो मैंने नासिर के कंपेरिजन में निकाल दिया है। अब मैं ये हसन का भी निकालूंगा कि नासिर के कंपेरिजन में हसन कितना ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यही किसका इसको उठाऊंगा, इक्वेशन 1 को उठा के इक्वेशन 5 को उठा के इक्वेशन ये वाले 5 को उठा के इक्वेशन 1 में रखूंगा। तो ये 15n ये अली की वैल्यू है, 15n उठा के इधर रखूंगा। तो देखो h वही आएगा, 1 और 3 आ गया, और अली की जगह पे मैंने ये जो हमारे पास नई वैल्यू आई है 15n ये मैं लगा दूंगा। तो अली कितना ले रहा है, हसन कितना ले रहा है नासिर कंपेरिजन में 5 टाइम्स दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इन सब की पॉकेट मनीज मैं नासिर कंपैरिजन में आपको दिखाता हूँ कि हसन की जो पॉकेट मनी है वो नासिर कंपैरिजन में 5 टाइम्स दे रहा है, और अली उसके कंपैरिजन में 15 टाइम्स दे रहा है, अकबर उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स ले रहा है नासिर कंपैरिजन में, और शाजीब जो है ना वो नासिर के बराबर ले रहा है। ठीक है, अब वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन में वो क्या बता रहे हैं कि इन तमाम जो जितने भी लाइक टर्म्स हैं सबको प्लस कर दो, इन तमाम को प्लस करके तुम्हारे पास क्या बन रहा है, 25n बन रहा है। ठीक है, और इनके जो हमारे पास पॉकेट मनी क्या बन रही है वो है 8,000 बन रही है। तो इसके 25n को मैं 8,000 के साथ रखता हूँ, यहाँ से मैं n की वैल्यू फाइंड करता हूँ 25 को इधर लाके, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाती है, n की वैल्यू आ जाती है नासिर की वैल्यू आ जाती है 320। अब नासिर की जो अमाउंट मेरे पास निकला है सबको मैंने नासिर के कंपेरिजन में निकाला हुआ है, तो सिर्फ इनके साथ मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँ उनकी अपनी वैल्यूज के साथ, तो इन सब की पॉकेट मनीज मेरे पास आती जाएंगी। तो इसी तरह नासिर की पॉकेट मनी आप देखें 30 है, तो मैं निकालता हूँ हसन की पॉकेट मनी, तो हसन 5 टाइम ऑफ n है, तो 5 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसकी आ जाएगी। फिर अली के देखें, अली जो है कितना टाइम ऑफ n है, अली 15 टाइम्स ऑफ n है, तो उसकी भी निकल आ जाएगी, अली की भी पॉकेट में निकल आ जाएगी। इसी तरह फिर हम देखते हैं अकबर की कितनी है, वो 3 टाइम ऑफ n है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो अली के अकबर की निकल आ जाएगी, और फिर शाजी की उतनी है जिन नासिर की है, तो इन सब की पॉकेट मनीज निकल आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारा सवाल हो गया। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट है, What will be the surface area and volume of the sphere if it has a radius of 7 मीटर। अब अगर इसका में फार्मूले आते हैं तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। फार्मूला हमारे पास कौन सा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो है 4πr स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है हमारे पास है वो 4/3πr क्यूब है। अब हम कहते हैं गिवन डेटा हमारे पास क्या है, वो ये मैं कह रहा है कि रेडियस जो स्फीयर है वो 7 मीटर है। तो हम सिंपली इसको सोल्यूशन करते हैं, मतलब सिंपली इसने फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, रेडियस की वैल्यू पुट प्लेस करनी है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया की भी वैल्यू निकल आ जाएगी, और हमारे पास वॉल्यूम की भी वैल्यू निकल आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस के पीछे नहीं है, सिंपली आपने रेडियस जहाँ पे आर आ रहा है उसके अंदर रेडियस की अपनी वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू तो आपको पहले पता है 3.14 है, तो आपके पास आंसर्स निकलते आएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो डी पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूट ₹3 to 4,320 among Zain, Aslam and Ashraf in such a way that Zain gets 2 part, Aslam gets 3 part, whereas Ashraf gets 7 part. अब मैं देखता हूं कि Zain को 2 पार्ट मिले, Aslam को 3 पार्ट मिले, Ashraf को 7 पार्ट मिले. इन तमाम पार्ट को अगर मैं प्लस करता हूं तो कितने पार्ट्स हो जाते हैं? 12 पार्ट्स. इसका मतलब है कि ये अमाउंट जो है 12 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. तो 12 पार्ट्स इस अमाउंट के 12 पार्ट कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास 360. यानी 360 को जो मैं 12 मरतबा प्लस करूंगा तो हमारे पास ये अमाउंट बन रहा है. अब मैं कहता हूं कि इन सबको कितना कितना शेयर मिला है वो मैं देखता हूं. जैन का चूंकि 2 पार्ट मिले हुए हैं तो इस पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके तो जैन को इतने मिले हुए हैं. फिर हमारे पास असलम को 3 पार्ट मिले हुए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हुए असलम को इतने रुपए मिले हुए हैं. और फिर अशरफ को इस तमाम अमाउंट का जो 7 पार्ट मिले हुए हैं उसको इतना अमाउंट मिला हुआ है. तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन भी हल हो गया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अ मैन परचेज अ कार इन अमाउंट ऑफ ₹2.4 मिलियन तक में उसने कार खरीदी है इन विच ही पेज 1/4 एक्स्ट्रा एज प्रॉफिट. जो इसने ओरिजिनल अमाउंट जो उसकी कॉस्ट है प्राइस है उसके 1/4 उसने पे किया है एज अ प्रॉफिट. तो उन दोनों को मिला के जो उसको जो कीमत पड़ गई है वो है 2.4 मिलियन पड़ गई. ठीक है. फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट एंड द प्रॉफिट ऑफ द कार. कितना प्रॉफिट उसने उसको पे कर दिया. ठीक है. अब हम देखते हैं लेट द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द कार इज x. हमें नहीं पता कितना है लेकिन इस x के ऊपर उसने 1/4 उसने प्रॉफिट भी दिया हुआ है उनको जो जिसको टोटल को मिला के हमारे पास ये बन रहा है. ठीक है. अच्छा प्रॉफिट कितना है? 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस जो उसने खरीद जो ओरिजिनल प्राइस है उसकी. ठीक है. तो मुझे टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट तुम्हारे पास ये है. ये किसके बराबर है? प्रॉफिट जो उसने दिया हुआ है और जो ओरिजिनल अमाउंट है उसकी. तो टोटल जो हमारे पास प्राइस है वो ये है. उसके जो प्रॉफिट इसने इतना प्रॉफिट पे किया हुआ है और ये जो ओरिजिनल अमाउंट है जो कॉस्ट प्राइस है उस कार की. ठीक है. अब अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो इसी तरह मैंने एक्स को इस तरफ रखा. x प्लस एक्स डिवाइड बाई 4 है. इसका मैं एलसीएम लूंगा जो कि 4 आ जाएगा. 4 का एलसीएम लेके हमारे पास ये 4x प्लस 4 बना देगा डिवाइड बाई 4. एलसीएम लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. कोई यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन आप एलसीएम लेंगे तो बहुत ही आसान सा लगता है. ठीक है. यहाँ पे मैं इस तरफ मैं टोटल अमाउंट को प्लेस कर रहा हूँ तो इसको 4x प्लस एक्स को प्लस करता हूँ तो 5x बना देगा डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे हमारे पास वो अमाउंट है. अब 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में वहाँ पे चला जाएगा न्यूमिनेटर में. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5x. अब क्या हो रहा है जनाब? यहाँ पे ये हो रहा है कि जब मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास ये अमाउंट बना रहा है. 5 हमारे पास यहाँ पे नॉमिनेटर में यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. डिवाइड कर रहा है इसको तो x हमारे पास क्या बनेगा? x मेरे पास बनेगा ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द कार. ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार ये हमारे पास ये. ठीक है. जो कि हमारे पास ये आ रहा है जिसको मैं x बोल रहा हूँ. अब ओरिजिनल अमाउंट मेरे पास निकला है. मैं से प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? तो प्रॉफिट मैं खुद कह रहा हूँ कि प्रॉफिट 1/4 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट है. ठीक है. तो प्रॉफिट हमने फाइंड करना है इसका 1/4 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट. तो ओरिजिनल अमाउंट को मैं डिवाइड करूंगा सिंपली 4 से. ओरिजिनल अमाउंट डिवाइड बाई 4. ठीक है. तो क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट क्या निकल आया कि वो इतना इसको प्रॉफिट पे कर रहा है. तो ये था. ये क्वेश्चन भी हल हो गया और ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था. अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है 12 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 24 डेज. 12 बंदे हैं और वो 24 डेज ले रहे हैं काम कंप्लीट करने के लिए. लेकिन क्या होता है कि 4 डेज के बाद 4% पे 4 दिन के बाद 4 लोग चले जाते हैं. तो क्या होता है इन हाउ मेनी डेज द जॉब विल बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग पर्संस. अब जो बाकी जॉब रह गया है वो बाकी लोग कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन कुछ यूं बता रहा है कि 12 बंदे हैं उसको 24 दिन लगेंगे काम करने में लेकिन 4 दिन के बाद 4 बंदे चले जाते हैं. अब क्या होता है मैं अगर टोटल इसको पूरे वर्क को अगर मैं यूनिट के फॉर्म में लाना चाहूं तो मैं कहूँ नंबर ऑफ मैन वर्किंग नंबर ऑफ डेज टेकन. उसको जो दिन चाहिए 12 बंदे हैं 24 दिन चाहिए उनको तो 288 यूनिट ऑफ वर्क है. ठीक है. वर्क को मैंने यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अच्छा अब नेक्स्ट क्या है? मैं कहता हूँ वर्क कंप्लीट इन 4 डेज क्योंकि 4 दिन तक तो 12 बंदे काम कर रहे थे तो कितना काम उन सब ने मिलकर किया होगा? 48 यूनिट वो काम किया होगा. ठीक है. लेकिन मेरे पास टोटल जो काम होना है वो 288 यूनिट है तो बाकी 4 लोग तो बीच में छोड़ के चले गए हैं. अब काम कितना बचता है मेरे पास? जो बाकी लोग चले गए हैं तो काम 288 यूनिट माइनस 48 यूनिट कर दूंगा 240 यूनिट अभी तक काम बच रहा है और बाकी मेरे पास लेबर कितना बच के 8 बंदे बच गए हैं. अब इन 8 बंदों को ये 240 यूनिट ऑफ काम कंप्लीट करने में कितना टाइम मजीद लगेगा? जो यहाँ पे पूछ रहे रिमेनिंग पर्सन कितना टाइम में वो लगाएंगे तो वो हम सिंपली 240 यूनिट डिवाइड बाय जब हम 8 करेंगे तो हमारे पास 30 डेज लगेंगे. जो बाकी जो जितने मेरे पास लेबर है उनको 30 डेज लगेंगे जो बचा हुआ काम उसको कंप्लीट करने में. ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी आसान सा था हल हो गया हमारा. अब हम कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी पार्ट है वो हम देखते हैं. द शेडो ऑफ अ 10 मीटर टॉल ट्री इज फॉलिंग ऑन अ हाई राइज बिल्डिंग एंड इट्स हाइट इज 100 मीटर. जो बिल्डिंग की हाइट है और जो दरख्त है वो 10 मीटर टॉल है. इफ देयर इज द ट्री इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. अगर वो 20 मीटर अवे है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इज द लाइट सोर्स. तो जो वॉल से लाइट सोर्स कितने डिस्टेंस के ऊपर है? ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारे पास ये सिमिलर ट्रायंगल मेथड से सॉल्व होगा.
और इसमें क्या होता है, हम सबको एक बार डिनोट करते हैं। जो हमारे पास h है ये हाइट ऑफ ट्री है 10 मीटर है, s हमारे पास वो डिस्टेंस है ट्री का वॉल से 20 मीटर है, h हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर है, और d हमारे पास वो डिस्टेंस है जो कि वॉल से लाइट सोर्स तक है जो हमें नहीं पता। ठीक है, डायग्राम कुछ यूं बन रहा है, हमारे पास एक टॉल बिल्डिंग है, एक ट्री है और हमारे पास लाइट सोर्स है। अब लाइट इस ट्री के ऊपर पड़ रही है, उसका शेडो यहाँ पे पड़ रहा है, जो भी हो रहा है। इसका हाइट में गिवन किया है, बिल्डिंग की हाइट में गिवन किया हुआ है, इसकी डिस्टेंस है बिल्डिंग से वो भी में गिवन की हुई है। हमें ये पूरा का पूरा डिस्टेंस चाहिए कितना होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको देखता हूँ। इसमें ये जो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो ये फार्मूला होगा। ठीक है, इन दोनों के ये जो अल्टरनेट सामने वाले एंगल्स है ये हमारे पास कोरस्पॉन्ड करेंगे, और जो साइड है ये कोरस्पॉन्ड करेंगे। अभी हमें फिलहाल साइड से काम है तो हम साइड को कोरस्पॉन्ड करवा रहे हैं। हम इस एच के जो ये जो साइड है इस ट्री का ये इसकी हाइट, और उसके कंपैरिजन में इस बिल्डिंग की हाइट को हम कंपेयर करवा रहे हैं, और इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये वही फार्मूला है, इस फार्मूले को हम सिर्फ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h मल्टीप्लाई बाय एस डी वही वाला, और s मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, सिंपल आ गया। इसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, जो अननोन वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो h की वैल्यू मेरे पास 10 थी, s की वैल्यू मेरे पास 20 थी, d वैल्यू नहीं मालूम हमारे पास, s की वैल्यू 20 है, h की वैल्यू मेरे पास 100 है। इनको प्लेस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास जो d की डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास 180 मीटर आ रहा है। तो जो वॉल से लाइट सोर्स के बीच में डिस्टेंस आ रहा है वो 180 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है देयर आर 3 कार्स एंड स्टार्ट मूविंग इन सच अ वे दैट कार A and B are moving opposite direction with the speed 60 km/h and 100 km/h respectively. Car C is moving in perpendicular to both and with a speed of 80 km/h. What is the distance after 15 minutes? कितने टाइम के बाद वो डिस्टेंस उनका फाइंड करना चाह रहे हैं 15 मिनट के बाद, और किन किन के बीच में, AB के बीच में, AC के बीच में और BC के बीच में। ठीक है, अब अगर स्पीड ऑफ कार A, जो हमारे पास स्पीड ऑफ कार A है जिसको वेलोसिटी A मैं बोल रहा हूँ वो है 60 km/h। स्पीड ऑफ कार B जो है जिसको मैं वेलोसिटी B बोल रहा हूँ वो 100 km/h है। स्पीड ऑफ कार C जिसको मैं वेलोसिटी C बोल रहा हूँ वो 80 km/h है। और कितने टाइम के बाद उसको मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ वो 15 मिनट। तो 15 मिनट 1 घंटे के कितने बनते हैं, 1/4 ऑफ एन आवर बनता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला कौन सा होगा, किस फार्मूले से सॉल्व होंगे, वो होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि फिजिक्स का एक फार्मूला है, सबको पता है इसका। अच्छा, अब मैं पहले फाइंड करना चाह रहा हूँ कार ए और कार बी के बीच में डिस्टेंस। तो कार ए बी उस तरफ मूव कर रहा है, कार बी ए इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं इसको सिंपली उसी फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस डी है, वेलोसिटी वी है, टाइम टी है। तो वेलोसिटी मैं दोनों की वेलोसिटी देता हूँ। वेलोसिटी डिस्टेंस ए बी के बीच में क्या है, वेलोसिटी ए की, वेलोसिटी बी की, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी दोनों मैंने प्लस कर रहा हूँ और टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके डिस्टेंस 40 किलोमीटर निकल आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकल आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ए और सी के बीच में भी चाहिए। कार ए इस तरफ मूव कर रहा है, कार सी इस तरफ मूव कर रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर तो ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इनका हाइपोटेनस बन रहा है। तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से करता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वही मैं काम कर रहा हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर से मैंने स्क्वायर यहाँ से हटा दिया, इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट करवा दिया। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम पीरियड, वेलोसिटी ऑफ सी इनटू टाइम पीरियड। सिंपली इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करूंगा, मेरे पास इसके भी डिस्टेंस डी और सी के बीच में डिस्टेंस 25 किलोमीटर आ जाएगा। सिर्फ ये टेक्निक सीखने वाली बात है, बीच में जो सारे कैलकुलेशंस है वो कोई बंदा भी कर सकता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर बी और सी के बीच में कैलकुलेशन डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो सेम मेथड से होता है। ये कार बी जा रहा है, ये कार सी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इनके जो डिस्टेंस है आपस में वो इनका हाइपोटेनस है। तो सिंपली इनका मैंने हाइपोटेनस लिया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इससे मैंने स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट यहाँ पर बना दिया, और इनके जो अपने स्क्वायर है वो इनके साथ इंटैक्ट है। इनकी वेलोसिटी रखूंगा, इसकी वेलोसिटी रखूंगा, टाइम पीरियड मेरे पास मालूम है 15 मिनट है या 1/4 ऑफ एन आवर है। ठीक है, तो वैल्यूज सिंपली पुट कर दूंगा, मेरे पास इनके बीच में भी डिस्टेंस निकल आ जाएगा जो कि 32 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ का पोर्शन जनरल साइंस एबिलिटी का। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट पेपर में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।